जहां ज़्यादातर इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के पीई रेशियो, इसके ऑर्गेनिक ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी एटसेट्रा पर फोकस करते हैं, बहुत कम इन्वेस्टर ही उस बिजनेस को चलाने वाले लोगों पर फोकस करते हैं। लेकिन बिजनेस की दुनिया के अधिक से अधिक कम्पिटिटिव, अधिक ग्लोबल, अधिक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनते जाने के साथ ये लगातार क्लियर होता जा रहा है कि एक साउंड मैनेजमेंट टीम का प्रेजेंस एक गुड बिजनेस को एक ग्रेट बिजनेस से अलग करता है। असल में इसे वॉरेन बफेट से अधिक कोई भी नहीं जानता, जिन्होंने एक बार कहा था, और मैं उन्हें कोट करता हूं, समय गुजरने के साथ जिस स्किल से कंपनी के मैनेजर कैपिटल एलोकेट करते हैं, उसका एक एंटरप्राइज के वैल्यू पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। चार्ली और मैं ऐसी कंपनीज की तलाश में रहते हैं जिनके पास एबल और ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट है। इसलिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसी महल के चारों ओर एक खाई, और आपको एक ऐसे योद्धा की ज़रूरत है जो लगातार उस खाई को चौड़ा करने की कोशिश कर रहा है। हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन है कि हम मैनेजर्स के साथ ऐसी कंपनियों की कैसे पहचान करें जिन्होंने लगातार अपने शेयर होल्डर्स को वैल्यू देने का एक रिमार्केबल काम किया है और अपने पर्सनल गेन के ऊपर अपने शेयर होल्डर्स के गेन को रखा है। इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह इन्वेस्टर बेहतर तरीके से मैनेजमेंट की क्वालिटी को इवैल्यूएट कर सकते हैं और कॉन्सिक्वेंटली उनके इन्वेस्टिंग फैसलों में सुधार ला सकते हैं। ये वीडियो हमेशा की तरह थोड़ा लंबा साबित हुआ, लेकिन हमें इसे एक साथ रखने में बहुत खुशी हुई, और ख़ासकर ऐसे टॉपिक के लिए जिस पर इन्वेस्टिंग सर्कल्स में चर्चा हुई है। ये कहने के बाद आइए शुरू करते हैं। किसी कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी को असेस करना आसान नहीं है। ये एक हाईली इंटेंजिबल कंपोनेंट है और अधिकतर सब्जेक्टिव है, जिसका मतलब ये है कि अलग अलग इन्वेस्टर मैनेजमेंट की क्वालिटी को अपने पैरामीटर्स और एक्सपीरियंस के आधार पर इवैल्यूएट करेंगे। मेरी राय में मैनेजमेंट की क्वालिटी को मेजर करने का एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर साइड है। हार्डवेयर साइड में मैनेजर्स के क्लासिफिकेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट मिक्स, कैपिटल एलोकेशन, कॉम्पनसेशन वगैरह शामिल है। और फिर सॉफ्टवेयर साइड है जिसमें गवर्नेंस, कल्चर, वो किस प्रकार एम्प्लॉय को ट्रीट करते हैं, रिस्क लेने, कस्टमर फोकस वगैरह जैसे एरियाज शामिल हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में कॉस्टको और भारत में टाटा ग्रुप जैसी कंपनियों के बारे में सोचें, जो अपने शेयर होल्डर वैल्यू को एनहांस करने के लिए पॉपुलर है। अब ये सब कुछ थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसलिए इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं मैनेजमेंट क्वालिटी को इवैल्यूएट करने के लिए 4C फ्रेमवर्क का यूज़ करूंगा। 4C फ्रेमवर्क कुछ और नहीं बल्कि 4 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके द्वारा हम मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करते हैं। पहला C केपेबल या कैपेबिलिटी के लिए स्टैंड करता है। दूसरा C कमिटमेंट है। तीसरा C कैंडिडनेस या कैंडिड है। और हमारे फ्रेमवर्क में 4th C कंपैशन है। इन 4 पिलर्स में सबके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में आगे आने वाले सेक्शंस में देखेंगे। अब हम पहले C के साथ शुरू करते हैं, जो कि कैपेबिलिटी है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे कैपिटल, हमारी मनी को एक बहुत केपेबल बिजनेस लीडर और मैनेजमेंट टीम हैंडल करे, जिससे कि ये समय के साथ ग्रो करे और कंपाउंड हो सके। अब कैपेबिलिटी को कई तरीकों से देखा और मेजर किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए CEO, CFO, COO, बोर्ड मेंबर्स सभी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन है, और इसलिए इन्वेस्टर्स को उन्हें इंडिविजुअली चेकआउट करना चाहिए, जिनमें ऐसी चीज़ें शामिल हैं कि वो कितने समय से कंपनी के साथ बने रहे हैं, उनके टोटल एक्सपीरियंस, पिछले असाइनमेंट्स में उनकी कोई नोटेबल अचीवमेंट्स, उनके क्वालिफिकेशंस वगैरह। ये ज़्यादातर छोटी कंपनीज में देखा जाता है, जहां हम फाउंडर्स के यंग और इनएक्सपीरियंस्ड बेटे या बेटी को, जो जैसे ही किसी इंटरनेशनल बी स्कूल से अपना MBA करते हैं, CEO या मार्केटिंग हेड के रूप में देखते हैं। असल में मैंने हमेशा एनालिस्ट मीटिंग्स, जो कि हर क्वार्टर्स में होती हैं, वो टॉप मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस और कॉम्पिटेंस को जज करने का एक शानदार तरीका है,
क्योंकि वो इन एनालिस्ट द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के जवाब देते हैं। कैपेबिलिटी को इवैल्यूएट करने का एक सेकंड पार्ट कंपनी के स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग के जरिए है। अब एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस या शॉर्ट में कहें तो MD&A नामक एक सेक्शन है जो कि किसी भी सीरियस इन्वेस्टर के लिए रीड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। MD&A कंपनी के परफॉर्मेंस, इसकी करंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग और सबसे इंपॉर्टेंट राइजिंग ट्रेंड्स, फ्यूचर और कंपनी के गोल्स पर मैनेजमेंट के व्यूज की चर्चा करता है। इसलिए ये हर साल के एनुअल रिपोर्ट में अवेलेबल होता है और समय गुजरने के साथ अगर किसी को लगता है कि कंपनी बहुत बार अपना डायरेक्शन बदल रही है या एस्टिमेट को रिवाइज कर रही है या प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर रही है, तो ये एक रेड फ्लैग है और मैं मैनेजमेंट को अपना कैपिटल यूज करने की इजाजत देने से पहले 2 बार सोचूंगा। और MD&A की तरह ही कोई कंपनी के अनाउंसमेंट्स, प्रेस रिलीजेस, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और बेशक क्वार्टरली अर्निंग कॉल्स का यूज कंपनी के डायरेक्शन और प्रोफिशिएंसी की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर सकता है। तीसरा कैपेबिलिटी मार्कर एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन से संबंधित है, जो मेरी राय में किसी भी मैनेजमेंट टीम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्या होता है कैपिटल एलोकेशन? अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये कंपनी द्वारा किए गए सभी इन्वेस्टमेंट्स फैसलों को रेफर करता है जिनमें वो प्रोजेक्ट शामिल होते हैं जिन्हें कंपनी परस्यू करना चाहती है, क्या एक्वायर करना चाहती है, क्या डाइवेस्ट करना चाहती है, स्टॉक बायबैक, प्रायोरिटीज वगैरह। ये फैसले इस आइडिया के साथ आते हैं कि एलोकेटेड कैपिटल के प्रत्येक 1 रुपए के लिए मैनेजमेंट को समय गुजरने के साथ 1 रुपए से अधिक विन बैक होने में कैपेबल होना चाहिए। मैनेजमेंट जितना अधिक उस रुपए से एक्सट्रैक्ट कर सकता है वो उतना ही अधिक कैपेबल या एफिशिएंट है। स्टैटिस्टिकल बेसिस पर इस एफिशिएंसी को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेट्रिक का यूज करने के जरिए मेजर किया जा सकता है, जो एक्सप्लेन करता है कि कंपनी का कैपिटल यानी इक्विटी और डेट का कितना अच्छा यूटिलाइज किया जा रहा है। अब ROCE को कुछ अलग तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन जिसे मैं प्रेफर करता हूं वो वहां है जहां अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शेयर होल्डर की इक्विटी के द्वारा डिवाइड किया जाता है। इसलिए एसेंशियली न्यूमरेटर अर्न किए गए रिटर्न को डिनोट करता है, जबकि डिनोमिनेटर उन रिटर्न को जनरेट करने के लिए यूज किए गए कैपिटल को शो करता है। ये मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करता है और कहने की जरूरत नहीं है कि एक हाई ROCE का मतलब है एक हाई एफिशिएंट और केपेबल कंपनी, और जबकि बेंचमार्क हर सेक्टर में मेजर रूप से बदलते हैं, एक भारतीय कॉन्टेक्स्ट में लार्ज कैप स्पेस में बड़ी संख्या में हाई ROCE कंपनियां FMCG और IT सेक्टर से उभरती हैं। मैनेजमेंट कैपेबिलिटी की हमारी स्टडी का फाइनल एरिया डेट मैनेजमेंट है, जहां डेट एक ग्रोथ कैपिटल लाने के लिए मैनेजर्स के लिए एक आसान तरीका है। डेट के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसे इंटरेस्ट के साथ पेबैक करने की ज़रूरत होती है और कंपनी के बुक्स में डेट अनमैनेजेबल बन जाता है, तो इससे स्टॉक प्राइस में तेज़ गिरावट और यहाँ तक कि बैंकरप्सी की नौबत भी आ सकती है, जैसा कि हमने भूषण स्टील, रिलायंस कम्युनिकेशन, वीडियोकॉन वगैरह मामलों में देखा। अब जब इसे मापने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेट्रिक डेट टू इक्विटी रेशियो है, लेकिन पर्सनली मैं इसके बजाय इंटरेस्ट कवरेज रेशियो प्रेफर करता हूं, जो एक्सप्लेन करता है कि एक कंपनी अपने प्री टैक्स प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट के कितने मल्टीपल्स मैनेज कर सकती है। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, एक हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा ही बेहतर होता है, लेकिन मैट्रिक्स के महत्व को हाईलाइट करने के लिए यहाँ 4 से कम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के साथ कुछ लार्ज कैप कंपनीज की एक लिस्ट है। यहाँ नोटिस करें कि अडानी सिबलिंग्स के अतिरिक्त बहुत सारी कंपनीज यूटिलिटीज, पावर, पोर्ट्स, सीमेंट और अन्य इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में हैं। इसलिए इस सेक्शन को एक साथ रखते हुए मैनेजमेंट और इसके भविष्य के डायरेक्शन को जानने के अलावा ROCE और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऐसे 2 मैट्रिक्स हैं जिन पर मैं नज़र रखूंगा। अगर आप उस लिस्ट को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप भी कंपनी की क्षमताओं की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन, करंट रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी को एक्सप्लोर और कंपेयर कर सकते हैं।
इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सभी एक ऐसी मैनेजमेंट टीम और बिजनेस लीडर चाहते हैं जो अपने शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर सके। अब क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू जैसा एक फ्रेज एक बज़वर्ड लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे नीचे फिल्टर करते हैं तो एक ऐसे कुछ एरियाज हैं जो हमें इसका एक बेहतर पिक्चर दे सकते हैं कि मैनेजमेंट कितना ज़्यादा कमिटेड है। पहला एरिया जो नोट करने वाला है वो है मैनेजमेंट कॉम्पनसेशन, जो कि सैलरी, बोनस, स्टॉक ऑप्शन और टीम को दिए गए अन्य लाभों का सम है। अब ज़्यादातर कंपनीज में टॉप मैनेजमेंट आमतौर पर 1 करोड़ या अधिक का कॉम्पनसेशन पुल करता है और अंडरस्टैंडेबली ये जज करना कठिन है कि किसे बहुत ही अधिक कहा जाए। लेकिन अगर कंपनी स्ट्रगल कर रही है और मैनेजमेंट बहुत हाई सैलरी ले रही है तो निश्चित रूप से इसे मैनेजमेंट के कमिटमेंट का बहुत हाई लेवल नहीं कहा जा सकता। कॉन्टेक्स्ट में सन टीवी नेटवर्क में हाल ही में एक घटना हुई जहां मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डर्स ने कलानिधि और कावेरी मरन के रीअपॉइंटमेंट के खिलाफ वोट दिया। शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्शन कंपनी में उनकी पोजीशन के खिलाफ नहीं था, बल्कि दोनों के 87.5 करोड़ रुपए के उनके स्टैगरिंग रेन्यूमरेशन के खिलाफ था, जो सन टीवी के टोटल वेब बिल का 57% था और कंपनी के नेट प्रॉफिट के 10% से ज्यादा था। इसलिए एक इन्वेस्टर के रूप में हमारा काम ऐसे एक्सेसेस को देखना है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि क्या मैनेजमेंट की दिलचस्पी शेयर होल्डर्स की कीमत पर अपनी जेब भरने में ज्यादा है। कमिटमेंट का एक दूसरा और शायद ज्यादा पॉपुलर इंडिकेटर इनसाइडर बाइंग है। इसलिए लॉजिकली अगर प्रमोटर, सीईओ या मैनेजमेंट टीम का कोई की मेंबर कंपनी में शेयरों की खरीद करता है तो आमतौर पर इसे स्टॉक के पोटेंशियल में एक ग्रेट और पॉजिटिव इंडिकेटर के रूप में देखा जाता है। हालांकि असल में इसे बेहतर तरीके से इवैल्यूएट करने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि मैनेजमेंट इन शेयर्स को कितने समय तक होल्ड कर रहा है। मेरा मतलब है कि अगर आप ये नोटिस करते हैं कि मैनेजर्स का शेयर्स की खरीद करने और फिर कुछ महीनों में प्रॉफिट के लिए इसे बेच देने का इतिहास रहा है तो इसे निश्चित रूप से कोई अच्छा इशारा नहीं कहा जा सकता। अच्छी खबर यह है कि मैनेजमेंट के बाय इन्स और सेल आउट्स को ट्रैक करने के लिए कुछ टूल्स भी हैं, लेकिन जिसका मैं आमतौर पर यूज करता हूं वो trendline.com है, जो सेबी के प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग और सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स रेगुलेशन के तहत कंपनी द्वारा किए गए डिस्क्लोजर्स का यूज करता है। एक तीसरा एरिया जिस पर गौर करने की जरूरत है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है। आप देखें कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करने की जरूरत आमतौर पर यूज की जाने वाली और दूसरी कंपनीज जिनमें से ज्यादातर अनलिस्टेड थीं को इंडियन प्रमोटेड रीडायरेक्टेड कंपनीज कैपिटल और रिसोर्सेज की अनएथिकल प्रैक्टिस के कारण पैदा हुई। जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं, ये ट्रांजैक्शन प्रोमोटर्स को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए किए गए थे और अधिकतर शेयर होल्डर्स की कीमत पर ही होते थे। इनमें से ऐसे सिचुएशन शामिल थे: दूसरी कंपनीज को इंटरेस्ट फ्री लोन देना, प्रोमोटर्स को डर्ट चीप कीमतों पर कंपनी के एसेट बेचना, हाई वैल्यूएशन पर एसेट खरीदना वगैरह। इस लास्ट पॉइंट पर पिछले साल औरोबिंदो फार्मा 420 करोड़ रुपए में वेटरिनरी ड्रग फर्म बेचने की कोशिश करने के लिए चर्चा में थी। इस अनाउंसमेंट ने कंपनी के शेयर्स में एक इंटेंस सेल ऑफ को ट्रिगर कर दिया, जिससे कीमतों में 20% की गिरावट आ गई। एनालिस्ट ने इस जनरल परसेप्शन को देखते हुए कि एक्वायरिंग और टारगेट कंपनीज के प्रमोटर्स में बहुत क्लोज रिलेशन है, प्रमोटर्स के इरादों पर सवाल उठाया। और मैनेजमेंट कमिटमेंट का चौथा और लास्ट प्रूफ लेवल ऑफ स्किन है, यानी मैनेजमेंट के गोल शेयर होल्डर्स के गोल से कितने अलाइंड हैं। इसलिए अगर मैनेजमेंट को केवल सैलरी दी जाती है और कुछ नहीं, तो बिजनेस को इंप्रूव और कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे शेयर होल्डर वैल्यू को ले जाने के लिए मोटिवेशन की कमी आ सकती है। लेकिन अगर मैनेजमेंट टीम के पास कंपनी में सिग्निफिकेंट शेयर्स भी हैं तो उनका इंटेंशंस भी इन्वेस्टर के अनुरूप ही हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनीज के पास हाई प्रोमोटर होल्डिंग है, जिसका मतलब है कि उनके शेयर होल्डर्स का भाग्य गौतम अडानी के भाग्य के साथ ही अलाइंड है। असल में एक सीईओ द्वारा शेयर्स को बेचने की छोटी सी खबर से भी एक मैसिव सेल ऑफ हो सकता है, जैसा कि हमने पिछले महीने देखा जब पीबी फिनटेक के शेयर उसके सीईओ यशीश दहिया द्वारा 37 लाख इक्विटी शेयर्स को बेचने के ठीक एक दिन बाद
13% से अधिक क्रैश हो गए। इंसिडेंशली ऐसा कोई न्यूज़ आउटलेट द्वारा ये रिपोर्ट करने के बावजूद हुआ कि पीबी फिनटेक में मिस्टर दहिया की शेयर होल्डिंग समय के साथ असल में बढ़ी है और इसके और भी बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि उनके अधिक स्टॉक ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया जाता है। इसलिए इसे एक साथ देखने पर ऐसा लगता है कि शेयर होल्डर्स के साथ मैनेजमेंट टीम का वेल्थ अलाइन करना कमिटमेंट एक्सट्रैक्ट करने का एक शानदार तरीका है क्योंकि उनके गोल्स अब नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉमन हो गए हैं। एक कैंडिड बिजनेस लीडर वो होता है जो बिजनेस की सक्सेस स्टोरीज का जिक्र करते हुए बिजनेस के साथ क्या गलत हो रहा है उसके बारे में ट्रांसपेरेंट होता है। कैंडिड होना इंटेग्रिटी के रूट तक जाता है, जो ये भी शो करता है कि मैनेजमेंट की टीम न केवल प्रिंसिपल्ड है बल्कि इसके स्ट्रॉन्ग मॉरल्स भी हैं और जब कोई गलती हो जाती है तो इसके पास वो रिपोर्ट देने का करेज भी है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2002 में बी स्कूल से पास होने के तुरंत बाद NIIT लिमिटेड ज्वाइन किया, जो आप मेरा विश्वास करें कि IT एजुकेशन बिजनेस में होना मेरे लिए एक हॉरिबल टाइम था। लेकिन टेक बबल और स्टॉक प्राइस के साथ उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था ये देखना असल में प्लेजेंट और सरप्राइजिंग था कि कंपनी के चेयरमैन राजेंद्र सिंह पवार और इसके को फाउंडर कभी भी एनालिस्ट कॉल्स, शेयर होल्डर मीटिंग्स और मेरे जैसे यंग फ्रेशर के साथ भी अच्छा बुरा कुछ भी कम्युनिकेट करने से कतराते नहीं थे। इन्वेस्टर्स के रूप में हम इस तरह की मैनेजमेंट टीम चाहते हैं जो समस्याओं से छुपे नहीं बल्कि हमें पॉसिबल डैमेज और पोटेंशियल सॉल्यूशंस के साथ अपफ्रंट हमें बताएं कि इन समस्याओं को मिटिगेट या ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है। अब ये देखने के लिए कि प्रमोटर मैनेजमेंट टीम कितनी ट्रूथफुल हो सकती है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि क्या इनमें से किसी भी एग्जीक्यूटिव ने पास्ट में कोई फ्रॉड्यूलेंट, इलीगल या क्वेश्चनेबल काम किया है जिसे गूगल पर एक सिंपल बैकग्राउंड चेक के जरिए अकॉम्प्लिश किया जा सकता है। इसके बाद आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या उनकी बात कुछ मायने रखती है, जिसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर को कुछ एनुअल रिपोर्ट पिकअप करने और जो कुछ भी कहा गया उसकी एक लिस्ट बनाने की ज़रूरत है ताकि उसे बाद में मैनेजमेंट टीम द्वारा जो असल में अचीव किया गया उसके साथ कंपैरिजन किया जा सके। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि मैनेजर्स असल में केवल बात करने वाले ही हैं या वो सचमुच कुछ अचीव भी कर सकते हैं। बेशक ये एक फाइन लाइन है क्योंकि आप केवल उन्हीं मैनेजर्स को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते जो अंडर प्रॉमिस हैं, जो सेफ खेलना चाहते हैं और कोई कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते। आखिर में मैनेजमेंट का एक कंपैशन साइड है और जबकि ये अजीब और सरप्राइजिंग लग सकता है, ऐसे बहुत सारे स्टडीज हुए हैं जो शो करते हैं कि कंपनीज और मैनेजर्स जो अपने एम्प्लॉई, एनवायरनमेंट, कल्चर और लीडरशिप के सॉफ्टवेयर साइड की केयर करते हैं वो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन में भी विनर के रूप में उभर आते हैं। उदाहरण के लिए ग्लासडोर बेस्ट प्लेसेस टू वर्क पर सालाना ये सर्वे करता है और ये कोई सरप्राइज नहीं है कि 2022 वर्जन की टॉप कंपनीज में एनवीडिया, हॉटस्पॉट, बॉक्स.com, गूगल वगैरह के स्टॉक पिछले 5 वर्षों में टॉप परफॉर्मिंग रहे हैं। इसलिए यहाँ निश्चित रूप से खुश, काम के समय कंटेंटेड एम्प्लॉइज और कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस के बीच कुछ कैजुअलिटी रही है। ये कनेक्शन डिजिटल एज में दिनों दिन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, जहां कंपनी के सबसे अधिक इंपॉर्टेंट एसेट उसके लोग ही होते हैं। इसे अलग तरीके से देखा जाए तो एक कंपैशनेट मैनेजमेंट इस प्रकार होता है जैसे आप अपने बिजनेस के इधर उधर एक डिजिटल खाई का निर्माण करते हैं जो न केवल इंडस्ट्री के बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करता है बल्कि इन हैप्पी टू वर्क एम्प्लॉइज को बनाए भी रखता है। अगर सच कहा जाए तो एक अच्छा मैनेजमेंट रखने को हमारे वैल्यूएशन मॉडल में सफिशिएंट क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन हम जानते हैं कि मैनेजमेंट की क्वालिटी को इवैल्यूएट करना किसी इन्वेस्टमेंट थीसिस का एक इंटीग्रल पार्ट है और केवल फाइनेंशियल रिजल्ट पर निर्भर करना कभी भी एक कंप्लीट पिक्चर नहीं देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने कुछ परसेप्शंस को बदल दिया होगा और आपको मैनेजमेंट की क्वालिटी के बेहतर असेसमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क दिया होगा। असल में
हमारे 4C फ्रेमवर्क को एक 10 सवाल के चेकलिस्ट के साथ प्रेजेंट किया जा सकता है, जिसे आप पोटेंशियल कंपाउंडर्स की पहचान करने के लिए अपने स्टॉक एनालिसिस के एक पार्ट के रूप में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चंस एक्विजिशन से रिलेटेड एरियाज को कवर करते हैं, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म गेन, ओनरशिप स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशंस, की गई गलतियाँ, डेट मैनेजमेंट वगैरह, और वो सारी चीज़ें जिन पर हमने हमारे 4C फ्रेमवर्क अप्रोच पर चर्चा की थी। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। हमने कुछ उन रिसोर्सेज को जोड़ा है जिनका यूज़ हमने इस वीडियो के क्रिएशन में इसके डिस्क्रिप्शन में किया था। और अगर आपने इस प्रेजेंटेशन को पसंद किया है तो ज़रूर उस लाइक बटन को टैप करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना समय निकालने के लिए आपको धन्यवाद और मैं अगले सप्ताह एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.